क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दादी के 100वें जन्मदिन के ठीक उसी दिन मेरे पिता ने उन्हें नदी में डुबोकर मारने का इरादा कर लिया था। इसकी एकमात्र वजह हमारे गांव में फैली एक भयानक अंधविश्वास थी। अगर किसी परिवार का कोई बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा जी लेता था तो वह एक दुष्ट आत्मा में बदल जाता था और अपने ही बच्चों को खा जाता था। अपनी जान बचाने के लिए गांव के बच्चों को मजबूरन अपने बुजुर्गों को पानी में डुबोना पड़ता था या उन्हें आग लगाकर जिंदा जला देना पड़ता था। अब दादी अपनी 100वीं सालगिरह पर पहुंच चुकी थीं। दिन खत्म होने में बस 2 घंटे ही बचे थे। हम अभी भी माँ को समय रहते डुबो सकते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात बजेगी वह हम सबको खा जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे सबसे बड़े चाचा ने इसका जोरदार विरोध किया और दादी को अपने शरीर से ढाल बनाकर बचाया। बकवास, माँ ने हम दोनों को बचपन से पाला पोसा है। इस दौरान उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। और क्या तुम इसी तरह अपनी संतान होने का फाराजा निभाना चाहते हो? बिल्कुल सही, मेरी माँ ने भी उनकी बात में हाँ मिलाई। ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। किसी ने भी असल में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी है। मेरे पिता के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी मैं अपने मन की गहराइयों में जानता था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी और 2 भाई बहन हमारे ठीक पड़ोस में रहते थे। जब वह बुजुर्ग आदमी 100 साल का हुआ तो गांव के ताओवादी पुजारी ने उन भाई बहनों से कहा कि वे उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दें। हालांकि भाई और बहन उन अफवाहों पर यकीन करते थे, फिर भी वे अपने ही पिता को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नतीजतन ठीक अगले ही दिन वे भाई बहन हड्डियों के 2 ढेर बनकर रह गए और वह बुजुर्ग आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। बेटे प्लीज मुझे मत डुबाओ, मैं कोई बदला लेने वाली भूत नहीं बनूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। दादी के आंसुओं ने मेरे पिता के इरादे को नरम कर दिया। ठीक है, लेकिन आज रात कोई सोएगा नहीं। हम आधी रात बजने तक पहरा देंगे। अगर माँ सचमुच एक बदला लेने वाली आत्मा में बदल जाती है तो भले ही मुझे एक कुपुत्र होने का कलंक झेलना पड़े, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वह वैसी ही रहती है तो मैं मान लूंगा कि मैं बस बेवजह डर रहा था। मेरे सबसे बड़े चाचा और मेरी माँ ने चुपचाप सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। मैं समझ गया था कि मेरे पिता इतने सावधान क्यों थे। मेरी माँ ने एक बार मुझे बताया था कि मेरे जन्म से पहले मेरी एक बड़ी बहन थी। जब मेरी बहन 16 साल की थी तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मेरे पिता दुख में इतने डूब गए थे कि उनके लिए जीना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने कसम खाई कि वे मुझ पर कभी भी जरा सी भी मुसीबत नहीं आने देंगे। समय बीतता गया। पल पल करके 11:59 पर दादी अचानक जोर जोर से खांसने लगी। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मेरे पिता तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो गए। सब लोग पीछे हट जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। अपनी चाकू और मशाल ऊपर उठाकर वे दादी की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए थे और किसी भी पल उन पर वार करने के लिए तैयार थे। डोंग डोंग, ठीक समय पर घड़ी में 12 बज गए। फिर भी ठीक उसी पल दादी की खांसी रुक गई और वे फिर से सामान्य हो गईं। मैं ठीक हूँ, बस मेरे सीने में थोड़ी जकड़न महसूस हुई थी। डरो मत। तो अब 12 बज चुके हैं। क्या माँ कोई बदला लेने वाली भूत बन गई? हम शायद मुझे बस वहम हो रहा था। माँ, आज आपका 100वां जन्मदिन है। आप खाने में क्या पसंद करेंगी? आप जो भी चाहेंगी मैं वही बनाऊंगा। अगर मुझे बस एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो मैं पूरी तरह से खुश हो जाऊंगी। हालांकि न तो मेरे चाचा के घर में और नहीं हमारे घर में कोई मुर्गियां थीं। नतीजतन हमारे पूरे परिवार को मिलकर पहाड़ पर जाकर जंगली तीतरों का शिकार करना पड़ा और दादी को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। फिर भी जैसे ही हम आंगन से बाहर निकल रहे थे मेरी नजर अचानक पीछे पड़ी। कागज की खिड़की पर बनी परछाई में ठीक वहीं जहां बांस की जाली की परछाई पड़ रही थी मैंने दादी को देखा, जो सपोजिडली बिस्तर पर लेटी हुई थीं। अचानक सीधे उठकर बैठ गई। मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा। क्या हुआ शियांग? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने चोरी छिपे एक और नजर खिड़की की तरफ डाली। दादी की परछाई कागज के शीशे से पहले ही गायब हो चुकी थी। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे चाचा को अचानक याद आया कि वे तीतरों के जाल को जमीन में गाड़ने वाली खूंटियां लाना भूल गए हैं। शियांग, तुम वापस जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते? हाँ, मैं दादी के साथ कुछ ही देर पहले हुए उस डरावने वाकये को याद करके अब मुझ में घर वापस जाने की हिम्मत नहीं बची थी। जल्दी करो, तुम्हारे मम्मी पापा काम में व्यस्त हैं और यह ज्यादा दूर भी नहीं है। डर के मारे कांपते हुए मैं घर की ओर चल पड़ा। आंगन में खड़े होकर मैंने दादी के कमरे की ओर जोर से आवाज लगाई, दादी। मैं वापस आ गया। कोई जवाब नहीं आया। दादी, क्या आप सो रही हैं? फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ रात की वह गहराती हुई खामोशी थी। एक गहरी सांस लेकर और खुद को हिम्मत देकर मैं दबे पांव सावधानी से दादी के कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। हालांकि दादी और मेरे बीच बस एक पतला सा दरवाजे का पर्दा ही था, फिर भी मुझ में एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादी, अंकल ने मुझे खूंटियां लाने के लिए वापस भेजा है। दादी चुप रहीं। वहाँ सिर्फ मेरी सांसों के ऊपर नीचे होने की आवाज थी जो हवा की सरसराहट के साथ घुल मिल रही थी। हिम्मत जुटाकर मैं घर के अंदर गया।
लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि दादी अंदर नहीं थीं। हाँ, दादी कहाँ चली गई? मैंने खूंटियां उठाई और बस वापस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक मुझे अपने कंधों पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। मैं चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दादी, मैं वही पोता हूँ जिसे आपने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, मेरा प्यार आपके लिए एक विशाल नदी की तरह बहता है, कभी न खत्म होने वाला और कभी न रुकने वाला। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हमारे इस खूबसूरत देश के कोने कोने की सैर कराऊंगा और आपको दुनिया भर के हर स्वादिष्ट पकवान का स्वाद चखाऊंगा। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत खाइए। मुझ में तो बस हड्डियां ही हड्डियां हैं। मेरा मांस बहुत सख्त और रेशेदार है। अगर आपको मुझे खाना ही है तो क्या आप कम से कम तब तक इंतजार नहीं कर सकती जब तक मैं थोड़ा मोटा ताजा न हो जाऊं? मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा दादी, मैं वादा करता हूँ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। डर से कांपता हुआ मैं वापस जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते भर मुझे एक अजीब सी अंदरूनी घबराहट महसूस हो रही थी कि कोई या कुछ मेरा पीछा कर रहा है। मैंने लंगर गाड़ने वाला खूंटा अपने चाचा को थमा दिया और फिर तुरंत ही उनकी पीठ से कसकर चिपक गया। मैं 1 इंच भी उनसे दूर हटने को तैयार नहीं था। जियांग, चाचा ने कहा, हम यहाँ तीतर पकड़ने आए हैं, भेड़ियों का शिकार करने नहीं। अचानक जिस दिशा में मेरे पिता शिकार कर रहे थे उधर से चीखने चिल्लाने की एक के बाद एक कई तेज आवाजें सुनाई दी। चाचा ने मुझे एक तरफ धकेला और पागलों की तरह उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। चाचा, मेरा इंतजार करो। जब मैं सांस के लिए हाफता हुआ उस जगह पहुंचा जहां मेरे पिता शिकार कर रहे थे तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सिहरन दौड़ गई। मेरे पिता खून के एक तालाब में पड़े थे। उनका दाहिना हाथ कट चुका था और मेरी माँ उनके बगल में खड़ी थी। उनके चेहरे से बेबसी के आंसू लगातार बह रहे थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं अभी अभी तीतरों को ढूंढने के लिए ऊंची ऊंची घासों के बीच झुका ही था कि मुझे झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मुझे चिड़ियों का कोई पूरा झुंड मिल गया है। मैं तुरंत ही आगे की ओर झपटा लेकिन मैं एक भी तीतर को पकड़ नहीं पाया। इसके बजाय अचानक किसी चीज ने अपने जबड़े मेरे हाथ पर गड़ा दिए। उस जीव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि मैं अपनी चाकू निकाल भी नहीं पाया था कि उसने मेरे हाथ को पूरी तरह से काटकर अलग कर दिया। क्या तुमने उसे ठीक से देखा कि वह क्या था? मेरे पिता ने भारी मन से अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और गंभीरता छाई हुई थी। वह कोई बाघ हो सकता है या शायद कोई अकेला भेड़िया। जो भी हो, अब इस पल से मेरे छोटे भाई बहनों और जियांग को अपने आसपास के माहौल को लेकर हर पल चौकन्ना रहना होगा। वह किसी भी पल वापस आ सकता है। मैं अपने पिता के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और बिल्कुल अचानक ही मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां से उनका हाथ काटकर अलग किया गया था। वहां कोई हल्की सी धुंधली सी चीज आधी छिपी हुई दिखाई दी। हैरानी से मैंने झुककर उसे करीब से देखा। वह एक सफेद जेड का लॉकेट था। क्या वह दादी का जेड वाला लॉकेट था? अचानक दोहरी भावनाएं, बेहद खौफ और पूर्ण निश्चितता की भावनाएं मेरे पूरे वजूद में समा गईं। जिन शक शुभाओं को मैं इतने लंबे समय से अपने मन में पाले हुए था वे आखिरकार सच साबित होते दिखाई दिए। दादी एक दुष्ट प्रेतात्मा में बदल चुकी थीं और अब वे हमें ही खा जाने पर आमादा थीं। पिताजी, माँ, चाचा, मुझे पता है कि पिताजी का हाथ खींचकर कौन ले गया। जैसे ही मैं उन्हें वह जेड पेंडेंट देने वाला था दादी की आवाज ठीक मेरे कान के पास गूंजी। अपने पिताजी को जिनका अब एक हाथ नहीं था देखकर वह इतनी जोर जोर से रोई कि उन्हें ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इसलिए मैं सीधे घर के पीछे बने पशुओं के बाड़े में घुस गया। अचानक बाड़े के बाहर से सरसराहट और फुफकारने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और दीवार की एक दरार से उस आवाज की दिशा में झांका। मैंने एक लंबी साफ परछाई देखी, एक ऐसे इंसान की आकृति जिसका एक हाथ नहीं था। वह पिताजी थे। उन्हें तो इस समय बिस्तर पर लेटे अपने जख्मों की देखभाल करनी चाहिए थी। वह भला कहाँ जा रहे थे? ठीक उनके पीछे पीछे एक और लंबी परछाई दिखाई दी। चांदनी में बनी उस परछाई से एक ऐसी आकृति उभरी जिसके बाल लंबे और लहराते हुए थे और शरीर दुबला पतला था। वह मेरी माँ थी। फिर भी उनके बारे में कुछ ऐसा था जो अजीब लग रहा था। मैं उन दोनों परछाइयों को एकटक देखता रहा जो एक साथ पीछे वाले पहाड़ की ओर बढ़ रही थीं। यह इलाका अपनी औषधीय जड़ी बूटियों की बहुतायत के लिए जाना जाता था। क्या वे पिताजी के जख्मों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां लेने जा रहे थे? लेकिन फिर ठीक अगले ही दिन मेरे पिताजी गायब हो गए। शियांग, तुम पशुओं के बाड़े में क्यों सो रहे हो? क्या तुमने अपने पिताजी को देखा है? क्या पिताजी कल देर रात तुम्हारे साथ पीछे वाले पहाड़ पर नहीं गए थे? तुम्हें शायद नींद का नशा चढ़ा हुआ है। मैं तो कल पूरे दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। अगर वह मेरी माँ नहीं थी तो कल पिताजी के पीछे छिपी हुई वह औरत कौन थी? मन में शंका और संदेह लिए मैं दादी के पास गया और यह जानकर हैरान रह गया कि वह भी पिछली रात घर से बाहर नहीं निकली थीं, जैसा कि मेरी माँ ने कहा था। ऐसा लगा कि मैं बस इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने यह सब बस अपने मन में ही गढ़ लिया था। मैंने पूरे दिन इंतजार किया लेकिन मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आए। मेरी माँ घबराहट से बेहाल थीं।
और दादी चिंता से पागल हुई जा रही थीं। तुरंत ही मेरी माँ, मेरे चाचा और मैं तीनों मिलकर पिताजी को ढूंढने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। पिताजी, आप आखिर हैं कहाँ? ठीक उसी समय हवा के साथ बहकर खून की महक आई और मेरी नाक में भर गई। मेरे मन में एक अशुभ आशंका घर कर गई। मैं उस बदबू खून की, उस भयानक सड़ी हुई गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और जल्द ही मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह मेरे पिता की जैकेट थी। क्या यह हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। अपनी सांसें थामे हुए मैं उस गंध के स्रोत की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ा। दुख की एक विशाल लहर मेरी ओर उमड़ पड़ी, जो मुझे पूरी तरह से डुबो देने की धमकी दे रही थी। मेरे पिता मर चुके थे। उनका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत और खून से लथपथ था। बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं, बस एक कंकाल मात्र रह गया था, जिसकी हड्डियों पर मांस के कुछ चिथड़े अभी भी चिपके हुए थे। आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए मैंने अपने चाचा और माँ को आवाज दी। मेरे चाचा का चेहरा पीला पड़ गया और ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत हो गया। वह वहां सुन्न होकर खड़े रहे और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह शुंजी नहीं है। इतना क्रूर कौन हो सकता है? शुंजी को किसने मारा? मेरे चाचा ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका और जमीन की ओर इशारा किया। यह किसी इंसान का काम नहीं था। यह एक भेड़िया था और सचमुच जमीन पर भेड़ियों के पंजों के निशान बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। इस बात की पुष्टि मेरे पिता के शरीर की क्षतविक्षत हालत से और भी पक्के तौर पर हो गई। इस प्रकार सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी मृत्यु भेड़ियों के जबड़ों के बीच हुई थी। मेरे चाचा ने मेरे पिता के शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया और हम तीनों यह महसूस करते हुए कि मानो हमारी आत्माएं हमारे शरीरों से खींच ली गई हों, वापस घर की ओर चल पड़े। हालांकि जब मेरी दादी ने मेरे पिता का शव देखा तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही रहस्यमयी थी। वह रोई नहीं, उन्होंने बस उनके शरीर को खाली नजरों से घूरा। उनके चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था, फिर भी उसमें तीव्र शोक का कोई बाहरी संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी पल गांव का मुखिया और ताओवादी पुजारी गांव वालों की एक भीड़ के साथ धड़धड़ाते हुए हमारे दरवाजे से अंदर घुस आए। पुजारी ने मेरी दादी की ओर इशारा किया और चीखकर कहा, यह गुइशी है, यही गुइशी है। मुखिया और गांव वाले मेरी दादी को बांधने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरे चाचा उनके रास्ते को रोकने के लिए दादी के सामने आकर खड़े हो गए। मेरे भाई को मेरी माँ ने नहीं खाया है, इसे अभी के अभी बंद करो। अरे मूर्ख, तूने एक गुइशी को पनाह दे रखी है, अब अगला नंबर तेरा ही है। क्या तू चाहता है कि तेरे साथ साथ पूरा गांव भी तबाह हो जाए? मेरे चाचा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। पुजारी और मुखिया मेरी दादी को घसीटते हुए अपने साथ ले गए और गांव के पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक 3 दिन बाद पूरे गांव वालों की नजरों के सामने मेरी दादी को गांव के मंदिर के अंदर जिंदा जलाया जाना था। मेरे पिता की मौत हो चुकी है, मेरी दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरे चाचा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगले दिन जब मैं अपने चाचा से मिलने गया तो मैंने देखा कि वे पागल हो चुके थे। वे अपने कमरे में अकेले थे और बेमतलब की बातें बड़बड़ा रहे थे। कभी मांस खाने की जिद करते तो कभी मांस की मांग करते। हा। घर लौटने पर मुझे अपनी माँ को दिलासा देना पड़ा। मैंने पूरी कोशिश की कि वे हिम्मत न हारें और कोई ऐसा जल्दबाजी वाला कदम न उठा लें जिससे कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। फिर भी अपने पिता की मौत के दुख के बीच मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस बात ने मेरे शक को और गहरा कर दिया वह थी मेरे पिता की लाश। हालांकि उनका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था, लेकिन उनकी गर्दन के आसपास का मांस पूरी तरह से सही सलामत था। माँ, मैंने पूछा, जब भेड़िए किसी शिकार पर हमला करते हैं तो क्या वे सबसे पहले गर्दन पर ही नहीं काटते? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मेरे पिता का पूरा शरीर तो बुरी तरह से नोच डाला गया था, फिर भी उनकी गर्दन पर एक भी जख्म नहीं था। क्या यह बात कुछ अजीब नहीं लगती? मेरी माँ की आंखें अचानक चमक उठीं, मानो उन्हें किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो गया हो। जरूरी नहीं, उन्होंने कहा, जानवर इंसानों जैसे नहीं होते, वे तो बस वहीं काटते हैं जहां उन्हें पकड़ बनाना सबसे आसान लगता है। हो सकता है कि उन्होंने सबसे पहले उनके पेट पर हमला किया हो। इन्हीं शकों से परेशान होकर मैं उस जगह पर वापस गया जहां मेरे पिता पर हमला हुआ था। मैं जमीन पर भेड़ियों के पंजों के निशानों और खून के धब्बों को घूरता रहा और मेरा शक और भी गहरा होता गया। पंजों के निशानों से तो सिर्फ भेड़ियों के आने का ही पता चल रहा था, वहां से उनके वापस जाने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। तर्क के हिसाब से जब भेड़िए मेरे पिता को नोच नोच कर खा रहे होंगे तो वे खून के एक ऐसे गहरे तालाब में खड़े होंगे जिसमें उनके पंजे पूरी तरह से डूब गए होंगे। इसलिए जब भेड़ियों का झुंड खाना खत्म कर चुका था तो उन्हें अपने पीछे न सिर्फ बाहर निकलने के निशान छोड़ने चाहिए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी खून से सने पंजों के साफ निशान भी छोड़ने चाहिए थे। फिर भी जमीन पर भेड़ियों के लौटने का एक भी निशान नहीं था। क्या भेड़ियों का झुंड मेरे पिता को खाने के बाद ठीक उसी जगह पर हवा में ही गायब हो गया था? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। मैं पहाड़ों में बिना किसी मकसद के भटकता रहा। पहाड़ी रास्ता बहुत ढलान वाला था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तेजी से लुढ़कता हुआ लंबी घास के एक झुरमुट में जा गिरा। वहाँ मेरे ठीक सामने 2 भेड़िए पड़े थे और हमारी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। मेरे मुंह से एक तीखी चीख निकल पड़ी। फिर अपनी नजरें जमाकर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वे दोनों भेड़िए असल में मर चुके थे। उनके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था,
जिससे यह साफ था कि उन्हें किसी दूसरे जानवर ने नहीं मारा था। वे अच्छी तरह से खाए पिए और तगड़े लग रहे थे और उनके मुंह के चारों ओर लगा खून यह इशारा कर रहा था कि असल में वे वही भेड़िए थे जिन्होंने मेरे पिता को खाया था। क्या उन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा होगा? अचानक मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या यह मुमकिन था कि मेरे पिता को भेड़ियों ने मारा ही न हो, कि भेड़ियों से सामना होने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी हो और उनकी मौत सांप के जहर की वजह से हुई हो? मैंने ली सिक्स्यू की ओर देखा और पूरी घटना को समझने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले मेरे पिता की मौत जहर की वजह से हुई। उसके बाद इन दो भेड़ियों को उनकी लाश मिली और उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने उनके पेट से की, लेकिन उनके शरीर में बचा हुआ जहर भेड़ियों के शरीर में भी फैल गया। जैसे ही जहर का असर हुआ, भेड़िए तुरंत मर गए, इससे पहले कि वे मेरे पिता की गर्दन तक पहुंच पाते। इसीलिए उनकी गर्दन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सही सलामत बचा रहा। लेकिन यहीं पर एक पेंच फंस गया। मेरे पिता की लाश के पास भेड़ियों की कोई लाश नहीं पड़ी थी। भेड़िए काफी दूर जाकर मरे थे, फिर भी वहां कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे पता चले कि मरने के बाद वे चलकर वहां तक पहुंचे थे। इन उलझी हुई अटकलों के बीच एक और डरावनी संभावना सामने आई। शायद मेरे पिता की हत्या की गई थी, किसी इंसान ने जानबूझकर उन्हें जहर देकर मारा था। हत्यारे ने जब जहर दिया और मेरे पिता की मौत हो गई तो भेड़ियों को उनकी लाश मिली और उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया। फिर हत्यारा सब्र से इस बात का इंतजार करता रहा कि भेड़िए जहर के असर से मर जाएं और ठीक उसकी योजना के मुताबिक वे मर गए। शायद कातिल ने यह सोचा होगा कि अगर भेड़ियों की लाशें मेरे पिता के शव के ठीक बगल में मिली तो इससे किसी भी संभावित गवाह को शक हो सकता है। इसलिए उसने भेड़ियों की लाशों को अपने कंधों पर उठाया और उन्हें घसीटकर दूर किसी जगह पर फेंक दिया। ऐसा करने से मेरे पिता के क्षतविक्षत अवशेष और उनके आसपास बिखरे भेड़ियों के पैरों के निशान को देखकर आसानी से यह मान लिया जाता कि यह सब भेड़ियों का किया धरा है। मेरी दादी निर्दोष है, हाँ, और ये कहानी यही खत्म होती है।